आज का हमारा टॉपिक, जब हम किसी वस्तु को मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं तो वस्तु की कीमत का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए कि खरीदने वाला कंज्यूमर या जो उपभोक्ता है या प्रोड्यूसर जो उसका उत्पादक है, दोनों लोगों को किसी भी प्रकार का लॉस ना हो। जब कोई भी वस्तु लोकल मार्केट में बिकने के लिए आती है तो उस पे मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए, इससे संबंधित आज का हमारा टॉपिक प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन की एक ऐसी पूर्ण प्रतियोगिता वाली मार्केट जहां पर मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता संबंधित मार्केट किस प्रकार की होती है। तो एक ऐसी मार्केट जहां पर क्रेता और विक्रेता मतलब सेलर्स और बायर्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्रेता उपलब्ध हों और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विक्रेता उपलब्ध हों। जब क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में जो एक मार्केट तैयार की जा रही है वहाँ पर जो वस्तुएं या गुड्स होंगे वो समरूप होंगे, मतलब सिमिलर होंगे। जहाँ पर ऐसी मार्केट किसी भी तरीके का कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए और किसी भी तरीके का कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मार्केट पूर्ण रूप से स्वतंत्र होनी चाहिए और जो कीमत है उस पर किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए कि उपभोक्ता या उत्पादक अपनी डिमांड या सप्लाई के आधार पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन कर सकें। अगर ऐसी मार्केट है तो ऐसी ही मार्केट को हम पीसीएम बोलते हैं, मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। यहाँ पर मूल्य किसी भी तरीके से परिवर्तित नहीं होता है। अब हम देखेंगे किस प्रकार से मूल्य का निर्धारण किया जाए। तो मूल्य के निर्धारण के लिए दो टॉपिक हैं, दो आवश्यकताएं हैं जो रखी गई हैं। पहला कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी वस्तु की कीमत किस प्रकार से निर्धारित की जाए। तो इसके लिए अर्थशास्त्रियों ने, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने दो तथ्य रखे। पहले तथ्य के अंतर्गत किस प्रकार से प्रोडक्शन की कीमत क्या आ रही है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इसके आधार पर मूल्य का निर्धारण करना या प्राइस डिटर्मिनेशन करना। और दूसरा हमारा टॉपिक रहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जो कस्टमर है, जो उपभोक्ता है, उसकी किस प्रकार से किसी वस्तु को लेकर के उसकी उपयोगिता है। वस्तु की उपयोगिता के आधार पर ही मूल्य का निर्धारण किया जाए। तो यहाँ पर एल्फ्रेड मार्शल, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों एक दूसरे से संबद्ध हैं। अर्थात अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मार्जिनल यूटिलिटी को अलग कर दिया जाए तो किसी भी तरीके से मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो मूल्य के निर्धारण के लिए एल्फ्रेड मार्शल ने एग्जाम्पल दिया कि किसी कागज़ को काटने के लिए जिस तरीके से एक सीज़र की ज़रूरत होती है और वो सीज़र कौन सा भाग सीज़र का पहले काम करेगा, कौन सा भाग दूसरे नंबर पे काम करेगा, निर्भर नहीं करता। यहाँ पर यह देखा जाता है कि सीज़र जो कैंची होती है उसके दोनों भाग अच्छे से धार वाले होने चाहिए, तभी वो किसी भी कागज़ को या किसी भी चीज़ को काटने में सक्षम होंगे। तो ऐसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मार्जिनल यूटिलिटी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों की ही वैल्यू है। यहाँ पर एक आपको चार्ट दिखाया गया है जहाँ पर सप्लाई, प्राइस और डिमांड से संबंधित एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस प्रकार 800 की सप्लाई है और प्राइस 3 रुपये है और डिमांड 1 रुपये है। तो इसके आधार पर किस प्रकार सप्लाई कैसे एक्स्ट्रा है, तो इसको समझेंगे कि अगर सप्लाई 800 रुपये की मूल्य में है, सप्लाई अगर किसी वस्तु की 800 है और अगर उसका मूल्य
₹3 है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो सप्लाई है वो ₹2400 हो जाती है, और जबकि डिमांड हमारी ₹300 हो जाती है। यही सेम कंडीशन सेकंड लाइन में 600, 2.5 और 250 पे भी लागू होगी। जब कंडीशन 400 की सप्लाई और 2 के मूल्य पे पहुंचती है और डिमांड 400 की होती है, तो ऐसी स्थिति में इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? एक ऐसी कंडीशन जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन को साम्य बिंदु या इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला जाता है, और ऐसी स्थिति में जो मूल्य का निर्धारण किया जाता है इसे इक्विलिब्रियम प्राइस बोला जाता है। जब हमारे पास सप्लाई ₹2400 की थी और डिमांड 300 की थी, तो ऐसी कंडीशन में सप्लाई को एक्स्ट्रा सप्लाई बताया गया। यही जब ₹400 की हमारी सप्लाई और ₹400 की डिमांड थी, तो ऐसी कंडीशन में हमारा 800 का डिमांड और 800 की सप्लाई हुई। तो ये एक ऐसा पॉइंट हो गया जहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस है, मतलब प्राइस और डिमांड सिमिलर हो गई। यही कंडीशन यहाँ पर भी है कि ₹200 के हिसाब से ₹300 की सप्लाई है हमारी, और यहाँ पे डिमांड हमारी ₹900 है। तो यहाँ सेम कंडीशन हो गई कि डिमांड एक्स्ट्रा है। ठीक है। किसी भी मूल्य का निर्धारण करने के लिए हमको ध्यान रखना है कि जो सप्लाई है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या मार्जिनल प्रोडक्शन के ऊपर निर्भर करती है, और वहीं जो डिमांड प्राइस है, जो मांग का मूल्य है, वो निर्धारित होता है हमारे मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। ठीक है, मतलब किस प्रकार से किसी वस्तु की उपयोगिता है, उसके आधार पर मांग मूल्य या डिमांड प्राइस का निर्धारण किया जाता है, और वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या मार्जिनल प्रोडक्शन के आधार पर सप्लाई प्राइस या पूर्ति मूल्य का निर्धारण किया जाता है। अगले पेज पर सप्लाई, प्राइस और डिमांड का ग्राफिंग किस प्रकार से किया जाए, इसको देखते हैं। जब हमारे पास डिमांड, इसके पहले पेज को देखते हैं। जब हमारे पास सप्लाई 800 की थी, तो ऐसी कंडीशन में प्राइस 3 का है और डिमांड 100 की है। ठीक है, तो इसी के आधार पर पहले प्राइस को सेंटर मान के हम पहले डिमांड की पॉइंटिंग करेंगे, फिर सप्लाई की पॉइंटिंग करेंगे। ठीक है, यह हम पहले सप्लाई की पॉइंटिंग कर लेंगे, फिर डिमांड की पॉइंटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले सप्लाई को हम पॉइंटिंग करेंगे जहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि प्राइस हमारा सेंटर रहेगा। ठीक है, तो 100 की जब हमारे पास सप्लाई है, ठीक है, 100 की जब हमारे पास सप्लाई है, तो ऐसी कंडीशन में प्राइस 1 का है, तो 100 की सप्लाई के लिए पहली पॉइंटिंग हो जाएगी। 100 की सप्लाई के लिए पहली पॉइंटिंग हो गई कि 100 की सप्लाई ₹1 पे थी, वहीं 200 की सप्लाई हमारे ₹2.5 पे है। 200 की सप्लाई हमारे ₹250 पे है। सॉरी, 100 की सप्लाई हमारे पास ₹1 पे है, 200 की सप्लाई हमारे पास ₹1.5 में है, 200 की सप्लाई हमारे पास ₹1.5 में है, 400 की सप्लाई हमारे पास ₹2 में है, 600 की सप्लाई हमारे पास ₹2.5 में है, 800 की सप्लाई हमारे पास ₹3 में है। तो पहली ये सप्लाई की लाइन हो गई, ये हमारी सप्लाई की लाइन है। ठीक है, अब हम डिमांड की पॉइंटिंग करने जा रहे हैं। इसके पिछले पेज पे जो
वैल्यू दिखाई गई थी उसी के आधार पे ये ग्राफ बनाया जा रहा है। तो आप पहले उस ग्राफ का बनाने से पहले आप पिछले पेज का स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, अब हम डिमांड पे आते हैं। तो डिमांड एक पर 800 की थी, 3 रुपये पे डिमांड 100 रुपये की है, 2.5 रुपये पे डिमांड 250 रुपये की है, 2.5 रुपये पे डिमांड 250 रुपये की है, 400 पे डिमांड 2 रुपये की है, 600 पे डिमांड 1.5 रुपये की है, 800 पे डिमांड 1 रुपये की है। तो जो ये लाइन बनेगी ये डिमांड की लाइन है, ये सप्लाई की लाइन है। जो ये पॉइंट हमारे पास जनरेट हुआ ये कंडीशन इक्विलिब्रियम प्राइस की है, ईपी, इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम, ये जो पॉइंट है इसे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसी के आधार पर डिमांड और सप्लाई की पॉइंटिंग करके हम साम्य बिंदु या इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्विलिब्रियम प्राइस की गणना कर सकते हैं। इसके लिए आपको पिछले पेज पे जो नंबरिंग की गई है, जो नंबर्स हैं, उसी के आधार पे आपको ये ग्राफिंग करनी होगी। धन्यवाद।